फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत में स्थापित किए गए विभिन्न शिक्षा आयोग की। देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत ने विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु अपनी विकास संबंधी योजनाओं का पुनर्गठन करना आरंभ कर दिया था तथा इसी दिशा में प्रयास करते हुए भारतीय शिक्षा नीति के संबंध में नई नीतियों का भी समय के साथ पुनर्निर्धारण होता रहा। मतलब समय के साथ शिक्षा में प्रगति आती गई और उसमें सुधार की जरूरत होती रही, उस हिसाब से आयोग भी आते गए। देखिए, सबसे पहला हम आयोग देखते हैं जिसको हम विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। जो विश्वविद्यालय आयोग था वो कौन लेके आया था, तो चलिए उसको देखते हैं। फिर कहना है, गहन विचार विमर्श के उपरांत सर्वप्रथम उच्च शिक्षा के भारतीयकरण पर बल दिया गया था 1948 ईस्वी के। इसमें उच्च शिक्षा की बात की गई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आया था। यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को देश में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं तथा इसमें अपेक्षित सुधार की जरूरत पर विचार किया गया था। इन्होंने ज़्यादातर ये जो विश्वविद्यालय जो आयोग था 1948 में आया, तो इसने उच्च शिक्षा को अधिक मान्यता दी। मतलब ये जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा थी उसको उतना नहीं देखते। मतलब 6 से 8 तक की शिक्षा या फिर फर्स्ट से 5th तक की शिक्षा को, यानी प्राथमिक शिक्षा को इतना उन्होंने मतलब प्रायोरिटी नहीं दी, एक तरीके से कह सकते हैं। मतलब ठीक है, प्राथमिकता नहीं दी कह सकते हैं। तो इन्होंने उच्च शिक्षा पे अधिक काम किया। तो इनका कहना था कि उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को आधुनिक भारत के अनुरूप निर्धारित करने पर बल दिया। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया। इस आयोग का मानना था कि माध्यमिक शिक्षा के समुचित विकास के बिना उच्च शिक्षा का विकास करना संभव नहीं है। फिर देखिए इन्होंने क्या कहा, तो इनका मानना था आज़ादी से पूर्व स्थापित यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया, जिसमें एक अध्यक्ष एवं देश के बड़े शिक्षाविद शामिल हो। फिर कहना है, राधाकृष्णन आयोग के द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल करते हुए तत्कालिक शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यानी यूजीसी की नींव रखी और 1956 ईस्वी में संसद द्वारा पारित एक विधेयक के पश्चात यह सरकार के अधीन आ गया। तो यानी 1948 ईस्वी में ये वाला आयोग आया था, ठीक। और कौन लाया था, तो राधा कृष्णन लाए थे। देखिए इसी के बाद जस्ट कौन सा आयोग आया, तो उसको हम मुदालियर आयोग कहते हैं। देखिए ये जो आयोग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये तीनों आपको मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई दौरानी और नहीं मिलने हैं। तो आपको इनसे अवगत होना ही पड़ेगा, आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा सन में कौन सा आयोग आया। यानी विश्वविद्यालय आयोग 1948 राधाकृष्णन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 1952 में मुदालियर आयोग, तो वो कौन लेके आया, उन सभी को आपको पता होना चाहिए। यानी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर लेके आए। उसके बाद 1964 ईस्वी में तो वो कोठारी आयोग आया, तो कोठारी लेके आए थे, ठीक। तो उनका खुद के नाम पे ही उनका आयोग का नाम था। तो ये सारी चीज़ आपको ऐसे ही जबान पे रटी होनी चाहिए। फिर देखिए मुदालियर आयोग क्या कह रहा है, तो आगे चलकर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा 1952-53 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव किए। देखिए इससे जो पहले वाला विश्वविद्यालय आयोग था उसने उच्च शिक्षा पर काम किया था, उच्च शिक्षा पे अधिक जोर दिया था। लेकिन ये जो मुदालियर आयोग था ये माध्यमिक शिक्षा पे अधिक जोर देता था। मतलब निम्न स्तर की शिक्षा, यानी 6 से 8 कह सकते हैं, 6 से 10 कह सकते हैं तरीके से। फिर कहना है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति पर जोर दिया था। बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना पर बल दिया। ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना करने के लिए बोला। फिर कहना है, अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद व अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना। कृषि शिक्षा का विस्तार करने पर बल दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं प्राविधिक विद्यालयों का निर्माण करने के लिए भी इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र आदि विषयों पर कार्य हेतु इन्होंने प्रयास किया। त्रिभाषा सूत्र क्या था, इन्होंने कहा जहाँ जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं, उसमें क्या होना चाहिए, हिंदी भाषी राज्यों में क्या होना चाहिए, पहली उनकी जो भाषा है वो तो हिंदी ही है मातृभाषा, दूसरी भाषा जो है अंग्रेजी होनी चाहिए और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं है तो पहली उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी हिंदी होनी चाहिए और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी ये त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं की बात करते हैं कि जिस क्षेत्र में जो बच्चा हिंदी बोल रहा है तो उसको दूसरी भाषा सिखाई जानी चाहिए जो कि अंग्रेजी हो। तीसरी कोई भी 28 यानी 22 जो भाषाएं संविधान में हो उसमें से कोई भी एक भाषा उसे आनी चाहिए। मतलब 3 भाषाओं से वो अवगत हो, क्योंकि कहते हैं बच्चे के विकास के लिए अगर वो जितनी ज़्यादा भाषाएं बोल लेगा उतना ही उसके संज्ञान का विकास उचित हो जाएगा। इसीलिए क्लासरूम में यानी
कक्षा कक्ष में हम अधिक भाषाओं के जोर पर बल देते हैं। अलग अलग बच्चा अगर अलग अलग भाषाओं को साथ में लेके आ रहा है तो वो साथ में क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा और अपनी एक दूसरे को अपनी भाषा सिखा देगा, जाहिर सी बात है। तो इस पे अधिक बल दिया गया। अगला हम लोग देखें तो अगला आता है कोठारी आयोग, यानी 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर शोध कार्यों के संबंध में भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर इसके उद्देश्यों को भी निर्धारित किया गया। साथ ही सभी शिक्षा संबंधी पहलुओं की ओर ध्यान खींचा, जैसे नारी शिक्षा, शिक्षा में होने वाली वित्तीय की समस्या, शिक्षा के प्रति जागरूकता। देखिए ये जो कोठारी आयोग आया था इसने समस्त शिक्षा पर काम किया, चाहे वो नारी शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि दौलत सिंह कोठारी के द्वारा आया था और ज़्यादातर जो एग्जाम्स हैं उसमें यही वाला पूछा जाता है। अब इस आयोग में क्या बात की गई थी, तो आयोग के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे। शैक्षणिक अवसरों की समानता पर बल दिया, अध्यापक शिक्षा पर बल दिया कि जब अध्यापक पढ़े लिखे होंगे तभी बच्चों को उचित प्रकार की शिक्षा मिल पाएगी। अब विद्यालय शिक्षा का विस्तार की बात की और 10+2+3 की शिक्षा की संरचना की प्रस्तुति की। 10 मतलब 10th तक, और उसके बाद जो 11-12 है वो 2 साल का, और 3 का मतलब है ग्रेजुएशन, यानी 3 साल का ग्रेजुएशन। 10 का मतलब है 10वीं तक, उसके बाद 11वें 12वें और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। देखिए आज जो हमारी NEP है, NEP 2020 की बात अगर हम करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो वो किस पे जोर देती है, वो जोर देती है 5+3+3+4, यानी बच्चे का 5 साल। यानी अब जो है बच्चे का ख्याल, देखिए पहले जो सरकार थी वो कहाँ तक बच्चे का ख्याल रखती थी, लगभग 15 तक, ठीक। अब 15 तक रखेगी तो आज की देखिए क्या, अगर हम लोग बात करें तो 5+3+3+4 की है, ठीक। तो ये क्या है, ये नीति इस तरीके से बनाई गई है कि बच्चे का जो शुरुआती जो स्तर है, यानी बच्चे का जो संज्ञान का विकास है वो 5 साल तक पूरा हो जाता है, ठीक। तो इस वजह से अब जो सरकार है उसका कथन ये है कि बच्चे की शुरुआत से देखभाल की जानी चाहिए, यानी 3 साल से लेके ही बच्चे की शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि बच्चे का जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है तो वो 6 साल का होता है लगभग, ठीक, 6 या 5 साल का होता है। तब क्या होता है, तो तब तक तो उसके संज्ञान का विकास हो गया होता है। ऐसे बच्चा क्या करेगा, अपने घर में खेल के अपने संज्ञान का विकास करेगा। तो सरकार का ये कथन है कि जब बच्चा 3 साल का हो जाए तब से, यानी बोलने लगे, थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे, तो उसको स्कूल में डाल दिया जाए, आंगनवाड़ी जैसे स्कूल में। वहाँ उसके एग्जाम्स नहीं होंगे पर वो खेलेगा, यानी बच्चे का डर दूर होगा। पहले बच्चा स्कूल जब जब वो 6 साल का होता है उसको स्कूल भेजा जाता है तो उसको डर लगता है कि हमें नहीं जाना, हमें नहीं खेलना, क्योंकि हमें खेलने को नहीं मिलता, वहाँ पढ़ाया जाता है। तो क्या है, बच्चे की शुरुआत से आदत डाली जाए, यानी 3 साल से बच्चे का एडमिशन करवा दिया जाए। बच्चा वहीं खेले रहे, जब उसे ये लगने लगे कि खेल के माध्यम से उसे सिखाना है, डर पैदा नहीं करना है। क्योंकि आज की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षक केंद्रित है, विद्यालय केंद्रित है। जैसे कि बच्चा विद्यालय जाने से ही डरता है, उसे लगता है कि यार कैसा पढ़ाया जा रहा है, उसे ये पता ही नहीं होता कि मुझे सीखने को मिल रहा है, हमें रटवाने को मिल रहा है, हमें एग्जाम देने पड़ेंगे, बच्चे को ये लगता है। तो नई शिक्षा नीति इसी पे काम कर रही है। तो यानी अब ये वाली शिक्षा नीति, लेकिन अभी तक जो है वो यही वाली अप्लाई होती थी, यानी अब तक ये अप्लाई होती थी, लेकिन अब इसका चलन बंद हो जाएगा। अब 5+3+3+4 की जो संस्तुति है उसको अपनाया जाएगा, यानी 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी, देखिए सभी बात कर रहे हैं मातृभाषा में देने की। क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को सिखाएंगे, अच्छा अगर आपने सिखा दिया, आपने मातृभाषा में सिखाई ही नहीं उसे, उसकी आप अपने हिसाब से अंग्रेजी भाषा या तमिल भाषा यूज़ कर रहे हैं, तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा कि आप पढ़ा क्या रहे हो। अगर उसकी स्वयं की मातृभाषा में आप कुछ शब्द भी प्रयोग करते हैं तब भी वो समझेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाना है। माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में भी शिक्षण को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक। पहले जो वो वहाँ से लेके आया है और बाकी जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो उस आसपास के एरिया की भाषा हैं, उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर क्या है, इस तरह कोठारी आयोग देश का पहला शिक्षा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को बहुत ध्यान रखते हुए ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। अगला अगर हम लोग देखें तो देखिए जो शिक्षा नीतियां हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 आयोग आपको अच्छे से याद रखने हैं। 1948 का विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर आयोग, 1952 का कोठारी आयोग, 1964 का। उसके बाद राष्ट्रीय जो शिक्षा नीतियां हैं उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले 1968 में आई है, फिर 1986 में आई है, फिर
अगर हम बात करें तो उसके बाद कोई नीति आई ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव किया गया 1991 में या 92 के तहत। एक यशपाल की रिपोर्ट आई थी, प्रोफेसर यशपाल की, तो उसमें क्या लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई थी, यानी शिक्षा बिना बोझ की बात की गई थी। तो चलिए हम देखते हैं, यानी जो शिक्षा बिना बोझ की बात की गई थी, अगर हम देखें तो अब तक जो है वो 3 ही आई हैं। जैसे 3 नहीं, एक्चुअली हम 2 ही आई हैं। क्यों? क्योंकि 1968 की, 1986 की, और उसके बाद आई है हमारी 1920 की, अभी जो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी थी 2020। ठीक है, तो ये 34 साल बाद आई है। किसकी अध्यक्षता में? ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो 1968 की अगर हम बात करें तो 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित भारतीय शिक्षा आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ये याद रखिएगा कि पहली शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में आई है। इसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति समर्पित, चरित्रवान तथा कार्यकुशल नवयुवकों को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसके बाद इस शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख बातें थी कि 10+2+3 की शिक्षा नीति का विकास करना, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास करना, शिक्षा के अवसरों में समानता स्थापित करने हेतु प्रयास करना, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर बल देना और नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर भी बल देना। अब दूसरी जो मैं शिक्षा नीति बताई थी तो वो है 1886 यानी 1986। फिर क्या हुआ, आगे चलकर केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति के द्वारा पूरे देश में 10+2+3, अब ये 10+2+3 में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं 2 साल, उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल, बस ये यही लिखा हुआ है। संरचना को अनिवार्य बना दिया तथा एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन तैयार किया गया। इस नीति की प्रमुख कुछ विशेषताएं थी। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो 19वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों में आवश्यक कौशल और योग्यता का विकास करना, एक गतिहीन समाज को ऐसा गतिशील समाज बनाना जो प्रतिबद्ध, विकासशील एवं परिवर्तनशील हो। शिक्षा के सार तत्व के संबंध में कहा गया कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है तथा मानव के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की अहम सांस्कृतिक भूमिका है। फिर देखिए, अब हम अगली की बात करते हैं। तो कुछ समितियां थी, तो आचार्य राममूर्ति समिति 1886 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी 2 बार संशोधन किया गया था। पहली बार 1990 में राममूर्ति की अध्यक्षता में तथा दूसरी बार 1992 में। देखिए, राष्ट्रीय जो नीतियां थी हमारी शिक्षा की वो तो 2 ही आई, एक तो हमारी 68 की, दूसरी हमारी 86 की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ परिवर्तन होते रहे उनमें, तो जो परिवर्तन हुए उनको भी जान लेते हैं। तो पहला क्या था, आचार्य राममूर्ति समिति। फिर कह रहे हैं ने जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में, आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित समिति में कुछ सुझाव दिए गए, उसमें कुछ बदलाव किए गए। पहला क्या था, कौशल विकसित करने पर बल। परीक्षा प्रणाली, देखिए सुधार करते 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 एक दिन सच में हमारी जो शिक्षा पद्धति है ना उसमें ढंग का सुधार आ जाएगा। क्योंकि जो 2020 की हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें लगभग ऐसी बातें की गई हैं जिसमें हमारे जो राष्ट्र है उसकी प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। यानी स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, धार्मिक अंतरों को कम करना और विद्यालय प्रशासन पर भी विकेंद्रीकरण करना। अब देखिए, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। देखिए 1992 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर भी बहुत काम किया गया। ठीक, तो अगर अब हम देखें तो 1991 में कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर पिछली सरकार द्वारा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षकों का प्रावधान हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं को जारी रखा जाए और प्रौढ़ शिक्षा पर जोर तथा उसके लिए जिला साक्षरता अभियान की सिफारिश की गई। फिर उसके बाद आई हमारी सुधार लगातार जारी थे। तो फिर यशपाल समिति की 1992 की जो रिपोर्ट थी, ये आज भी जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 कई दफ़ा आया है। वो भी अगर कोई पूछते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, तो पहले 75 में आई थी, उसके बाद 88 में आई थी, उसके बाद 2000 में आई थी, उसके बाद
हमारी 2005 में आई थी, और अब तक जो है वो हमारा एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला ही चल रहा है, तो वो भी इसी के ऊपर काम करता है। ठीक, तो देखिए यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के 1993 में भारत के स्कूलों में निरर्थक एवं नीरस शिक्षा तथा कक्षा में बच्चों की समझ या बोध के अभाव को मजबूती से दिखाने का प्रयास किया। इस समिति में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है प्राथमिक शिक्षा को सरुचिपूर्ण तथा गुणवत्तापूर्ण बनाना है, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना है, उबाऊ और गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाना है, शिक्षा को तकनीकी से जोड़ने से संबंधित सुझाव दिए। अगला अगर हम बात करें तो TSR सुब्रमण्यम समिति आई, तो वर्तमान भारत सरकार द्वारा 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनाने के लिए समिति गठित की गई, जिसने मई 2016 में अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए, उसकी भी बात अगर हम लोग करेंगे तो इन्होंने क्या सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं करने तथा कक्षा 6 से परीक्षा आधारित पुरानी पद्धति लागू करने की पर जोर दिया था। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल में आरक्षण दिए जाने पर जोर दिया था। शिक्षकों की भर्ती हेतु शिक्षक प्रवेश परीक्षा TET की अनिवार्यता, आप लोग देखते होंगे। बीएड कोर्स में नामांकन हेतु स्नातक परीक्षा में 50% अंकों की अनिवार्यता पर जोर दिया था। देखिए अभी भी ये लागू है ये वाली चीज। श्रेष्ठ 200 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की स्वीकृति प्रदान करने पे जोर दिया था। तो देखिए ये हमारा क्या था। तो अगला हम लोग अगर देखें तो इस प्रकार उपयुक्त वर्णित शिक्षा आयोगों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने में शिक्षा को एकमात्र साधन के रूप में स्वीकार किया तथा समय एवं परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा को परिमार्जित करने हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए गए। देश को 100% साक्षर बनाने हेतु सरकारी स्तर पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है, किंतु देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी भी सफल नहीं हुआ है। अभी इस दिशा में काफी कार्य करने की आवश्यकता है। देखिए ये काम तो तभी होगा ना जब हम और आप मिलकर काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ही तो कल के शिक्षक हैं। अगर हम ही अच्छे से नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे वाली पीढ़ी को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप एक टीचर बनने वाले हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए और चीज़ों को अच्छे से सीखिए, जितना भी सीख सकते हैं, क्योंकि एक टीचर की जिम्मेदारी होती है उसका सीखना कभी कम नहीं होता ना बंद होता है। आप जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा सिखा सकेंगे। तो लगातार इस चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।